चलो अब देखते हैं। तो आपको लिखना क्या है, तो आपने वो 3 पॉइंट्स लिख लिए थे कल, उसके बाद आप लिखोगे, आपने ये डायग्राम बना लिया था, अब उसके बाद लिखोगे, आप लिखोगे जे थॉमसन ऑन एक्सपेरिमेंट बेसिस was able to determine the value of E by me that is equal to this, ठीक है ना, ये वैल्यू लिख लोगे आप, ठीक है ना, where me is the mass of electron and E is the charge on electron in coulombs, ठीक है ना, और since electrons are negatively charged therefore the charge on electrons is minus is negative, इतना लिख लिया ना आपने। इसके बाद लिखोगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, ऑफ नहीं, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, किसके बराबर होता है, वो ई के बराबर होता है, इसलिए लिखोगे चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन इज ई दैट इज इक्वल टू -1.6 × 10⁻⁹ इट वाज ऑब्जर्व्ड बाय आर ए मिलिकन, ठीक है ना, बाय द हेल्प ऑफ एक्सपेरिमेंट नेम ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट, इतना आप लिखोगे, ठीक है ना। तो इन्होंने क्या किया, ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट का यूज़ किया और उस एक्सपेरिमेंट से इन्होंने क्या निकाला कि इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना है, ठीक है ना। और आज के ज़माने में जो एक्सेप्टेड वैल्यू है वो कितनी है बेटा, एग्जैक्ट वैल्यू मॉडर्न डे में कितनी है, 1.602176 इंटू 10⁻⁹ तो लगभग अप्रॉक्सीमेटली एकदम बराबर आंसर था। देखो 602 आ गया। जो अगर मैंने इसको सिर्फ 2 डिजिट में भी इसको अगर या फिर 3 डिजिट में भी मैं इसको अगर क्या करूँ, राउंड ऑफ करूँ, तो आंसर मेरा 1.6000 ही आएगा, ठीक है ना, 1.600 ही आएगा ना, क्योंकि 2 1 है ऊपर से, तो 4 डिजिट में भी उतना, अगर आपने 1.6 लिखा है, आपने 1.6021 भी लिख दिया है, तो भी आपकी लगभग वैल्यू बराबर ही है, ठीक है ना। तो यानी कि उसने वैल्यू बहुत ज़्यादा एक्यूरेट कैलकुलेट कर दी थी, ठीक है ना। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन फिर जब डिफाइन करना था तो उन्होंने इसकी हेल्प से और पिछले वाले की हेल्प से डिफाइन कर दिया। कैसे बताया, देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन जब मेरे को बताना होगा, ME बताना होगा, तो मैं क्या लिखूँगा, E/E/m। अगर ऐसा कर लूँगा तो क्या हो जाएगा, ये E से E कट जाएगा, ME ऊपर चला जाएगा, ठीक है ना। तो ME की वैल्यू आ जाएगी ना, तो बहुत ईजी था। E की वैल्यू मेरे को पता है कितनी है बेटा, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और मास E/me का रेशियो कितना है मेरा, 1.758820। ये भी वैल्यू क्या होगी बेटा, नेगेटिव में आएगी जब मैं इसका वो लूँगा, क्या लूँगा बेटा, मैग्नीट्यूड भी कैलकुलेट करूँगा। नेगेटिव क्यों नहीं लिख रहे हैं, नेगेटिव से ये बताता है, यहाँ पर नेगेटिव से ये बता रहा था कि उस चार्ज पे इफेक्ट क्या हो रहा है, उल्टा इफेक्ट हो रहा है ना। नेगेटिव अगर मैं लगाऊंगा तो इसका मतलब जब मैं पॉजिटिव चार्ज लगा रहा हूँ तो उल्टा इफेक्ट हो रहा है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ लगा रहा हूँ तो नीचे की तरफ जा रहा है, सॉरी हाँ ऊपर की तरफ जा रहा है, यहाँ पर पॉजिटिव लगाऊंगा तो नीचे की तरफ आ जाएगा, जबकि उल्टा होना चाहिए था, ठीक है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, करंट के उल्टे डायरेक्शन में फ्लो करते हैं, इसलिए यहाँ पर भी नेगेटिव वैल्यू आती है। लेकिन वो सिर्फ उसने सिर्फ क्या किया, यहाँ पर उसने सिर्फ मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, वेक्टर क्वांटिटी के बारे में पता होगा आपको, यहाँ से मैग्नीट्यूड कैलकुलेट किया था, इसके साइन का कोई डिस्कशन नहीं किया इसलिए। तो आप चाहे ऐसे लिख लो, चाहे इन दोनों को ऑलरेडी ऐसे पॉजिटिव में लिख लो, बात एक ही है, ठीक है ना, क्योंकि आपसे यहाँ मैग्नीट्यूड की बात करोगे, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास कभी भी नेगेटिव में नहीं हो सकता, इसलिए पॉजिटिव में आएगा। और वैल्यू कितनी आती है इसकी आती है 9.10994 इंटू 10⁻⁻31 kg, जिसको आप 9 पॉइंट कितना रख सकते हो, 9.11 इंटू 10⁻⁻31 kg लिख सकते हो, जो मैंने आपको कल बता दी थी, ठीक है ना। तो ऐसे हमने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या किया, डिफाइन किया। केजी में ही आंसर होगा, ये क्या है, ये कूलम पर केजी है, कूलम पर केजी है, कूलम से कूलम कट जाएगा, केजी ऊपर जाएगा, तो आंसर क्या आएगा आपका, केजी में आएगा, ठीक है ना, किसमें आएगा आपका, केजी में आएगा, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है बेटा, हाँ आ रही है समझ में, गुड। तो इतना आपको समझ में आता है कि इलेक्ट्रॉन के बारे में हमने डिस्कस किया अभी तक, कि इलेक्ट्रॉन एक एंटिटी है, सब एटॉमिक पार्टिकल है, ठीक है ना, और उस सब एटॉमिक पार्टिकल का चार्ज कितना है और उसका मास बाय चार्ज का रेशियो क्या है, ठीक है ना, हमने ये पता करा। इसके बाद एक नई, जो बाकी 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं उनका नाम क्या है पता है आपको, हाँ आई नो, यू नो, क्या नाम है उसका, पार्टिकल्स का नाम क्या है, प्रोटॉन्स एंड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स,
ठीक है ना। क्या है बेटा, प्रोटॉन्स है, प्रोटॉन्स है और न्यूट्रॉन्स है, ठीक है ना। प्रोटॉन्स होते हैं आपके पॉजिटिवली चार्ज और न्यूट्रॉन्स होते हैं नो चार्ज, ठीक है ना। तो इनके बारे में पता करने के लिए, ठीक है ना, क्या किया, इनको पता करने के लिए कैथोड रे में कैनल रेज के बारे में जब बात चली तब इसके बारे में पता चला। तो कैसे हुआ, आपने क्या किया, आपने क्या किया, अगर आप क्या करोगे, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में से एक एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दोगे तो क्या बचेगा, उसमें सिर्फ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स बचेंगे, है ना बेटा। पता है ना बेटा हाइड्रोजन का क्या नंबर होता है, हाइड्रोजन होता है 1H1। दैट मीन्स इसमें क्या होता है, एक प्रोटॉन होता है और एक ही इलेक्ट्रॉन होता है बस, ठीक है ना। ये न्यूक्लियस है, इसमें एक प्रोटॉन होता है, इसमें एक ही न्यूट्रॉन होता है, ठीक है ना। तो अब अगर आप ये इलेक्ट्रॉन को किसी को, ये इलेक्ट्रॉन इससे हटा दो तो इस पर क्या बचेगा, हाइड्रोजन पे सिर्फ और सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। तो आप क्या कर सकते हो, एक प्रोटॉन का आप क्या निकाल सकते हो कि कैसा बिहेवियर होता है, ठीक है ना। ऐसा कोई, तो ये जो होगा ये बहुत हाईली चार्ज पार्टिकल होगा और इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होगी। क्यों, क्योंकि ये काम करने के लिए आपको बहुत एनर्जी देनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो क्या हुआ, अल्फा स्कैटरिंग में जो अल्फा पार्टिकल्स लिए गए थे वो यही थे, प्रोटॉन पार्टिकल्स थे, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी क्या इसके बारे में, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज वॉज कैरिड आउट इन द मॉडिफाइड कैथोड रे ट्यूब, ठीक है ना। एक अलग से कैथोड रे ट्यूब बनाई गई, ठीक है ना, जिसमें आप कैनाल रेस निकाल सकते हो। कैनाल रेस कौन सी रेस है, यही वाली रेस जिसमें सिर्फ एक प्रोटॉन हो, ठीक है ना। कैनाल रेज आर पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, कैनाल रेस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। तो आप क्या करते हो, दो हाइड्रोजन लेते हो, उसको मिक्स कर देते हो और उसमें सिर्फ दो प्रोटॉन्स हो जाते हैं आपके, ठीक बस। या फिर आप क्या कर दो, आप हीलियम से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाल दो तो उसके पास दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन होंगे, ठीक है ना। तो आप सिर्फ प्रोटॉन भी ले सकते हो, सिर्फ न्यूट्रॉन भी ले सकते हो, सिर्फ प्रोटॉन और टोटल प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी ले सकते हो, मिक्सचर, ठीक है ना। तो जब ये हमने कैनाल रेस निकाली, कौन सी रेस निकाली बेटा, कैनाल रेस लिखेंगे बेटा, कैनाल रेस, ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या थी, सिंस कैनाल रे लिखो, सिंस कैनाल रे वॉज पॉजिटिवली चार्ज, इतना लिखेंगे आप, सिंस कैनाल रे आर पॉजिटिवली चार्ज्ड, इतना लिखा आपने। सिंस कैनाल रे आर पॉजिटिवली चार्ज दे शो फॉलोइंग बिहेवियर, ठीक है ना, दे शो फॉलोइंग बिहेवियर। अनलाइक कैथोड रे, mass of positively charged particles depend upon the nature of gas present in the cathode ray tube। जैसे इलेक्ट्रॉन के मास को फ़र्क नहीं पड़ रहा था, जो भी अंदर गैस है या वैक्यूम है जो भी है उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा था, भले ही हमने यहाँ वैक्यूम क्रिएट कर दिया था, चाहे उसमें कोई गैस भी रख दो तो भी उसके ये चार्ज मास रेशियो को कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। लेकिन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल क्या है, पार्टिकल का नेचर किस पर डिपेंड करता है, जैसी आपके अंदर गैस होती है, ठीक है ना, जैसी आपकी गैस होती है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। क्योंकि ये क्या होते हैं सिंपली चार्ज गैसियस आयन होते हैं, ये आयन होते हैं, ठीक है ना। ये पॉजिटिवली चार्ज आयन है, ठीक है ना। हाइड्रोजन के सिर्फ आयन ही तो है, ये एक हाइड्रोजन आयन ही तो है, ये H+। अगर मैं आपको बोलूँ H+, तो H+ इज अ आयन, ठीक है ना, ये एक आयन होता है। इस आयन को ये लोग क्या कर रहे हैं, कैथोड रे में, कैनाल रे में चला रहे हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करेगा अंदर कौन सी गैस है, अगर दूसरी गैस होगी तो हो सकता है वो उससे रिएक्ट कर जाए, ठीक है ना। तो पहली बात तो ये आ गई, ठीक है ना, कि ये कैथोड रे की जो कैनाल रेज है वो कैथोड रे की तरह नहीं है, ठीक है ना, वो कैथोड रे की तरह नहीं है। ये इनका जो नेचर है वो डिपेंड करेगा कि गैस, मतलब गैस का नेचर जो प्रेजेंट है उस पर डिपेंड करेगा इनका पार्ट, ठीक है ना, ठीक है ना। नेक्स्ट इज द चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दिस आर ओरिजिनेटेड, ठीक है ना। अब जिस गैस से इसको निकाला गया है, जिस गैस से प्रोटॉन के पार्टिकल्स को निकाला गया है, वो गैस जो है उस गैस पे डिपेंड करेगा। क्योंकि क्या होता है क्योंकि आपको पता है कि आप इलेक्ट्रॉन को तो एक एक करके बाहर निकाल सकते हो, इलेक्ट्रॉन तो बाहर होता है ना, लेकिन न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, न्यूक्लियस में होते हैं, तो पूरा न्यूक्लियस एक साथ ट्रैवल कर रहा होता है। तो इन्होंने क्या किया, जैसे डिफरेंट गैस लेनी शुरू करी,
अलग अलग गैस ने अलग अलग तरह का बिहेवियर शो करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। हाइड्रोजन लिया तो इसने इसकी स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, हीलियम लिया तो उसकी स्पीड कम हो गई। जैसे जैसे आप बड़े नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर आपका बढ़ता गया, वैसे वैसे क्या है आपकी स्पीड कम होती रही। क्यों कम होती रही, ये बात आपको समझ में आ रही है। फॉर एग्जांपल मैं अगर हीलियम का ले लूँ, हीलियम में क्या होता है, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ये क्या हो जाएगा, इसमें इसमें 4, इसका वेट कितना हो जाएगा 4u, ठीक है ना। अभी आप u के बारे में पढ़ोगे, आप ऐसे सोच लो कि इसका रेट हो जाएगा 4u, क्योंकि इसमें 4 पार्टिकल है, इसमें से एक ही पार्टिकल था, इसका 1u था। तो इसकी स्पीड अलग होगी, इसकी स्पीड अलग होगी। मैंने अभी आपको बताया था कि जिसका मास ज़्यादा होता है उसके पास आपको पावर भी ज़्यादा लगानी पड़ेगी उस स्पीड को लाने के लिए, ठीक है ना। तो चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस। सेकंड पॉइंट ये हो गया आपका, चार्ज टू मास रेशियो ऑफ द पार्टिकल डिपेंड्स ऑन द गैस फ्रॉम विच दीज आर ओरिजिनेटेड, ठीक है ना। सम ऑफ द, अब थर्ड पॉइंट क्या है, सम ऑफ द पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल कैरी मल्टीपल ऑफ फंडामेंटल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। दैट मीन्स यही बात कि किसी में एक प्रोटॉन था, आपने हीलियम का लिया, उसमें 4 प्रोटॉन्स आ गए, ठीक है ना। आपने कौन सी गैस ले ली, आपने गैस ली, अब मान लो आपने फ्लोरीन गैस ले ली, तो उसमें कितने आ जाएंगे बेटा, 9 और 9 ही वो आएंगे, 9 न्यूट्रॉन्स और 9 प्रोटॉन्स, ठीक है ना। तो इसका मास कितना हो गया, लगभग 18 हो गया, ठीक है ना। कितना आ गया बेटा, 18 आ गया। ये बात समझ में आ रही है ना। तो जैसे जैसे आप अलग अलग गैसेस को लेते जा रहे हो, वैसे वैसे आपके साथ क्या हो रहा है, आपका जो है आपको नंबर ऑफ फंडामेंटल यूनिट नहीं मिल पा रही। फंडामेंटल यूनिट मतलब, फंडामेंटल मतलब एक यूनिट, ठीक है ना। फंडामेंटल यूनिट आपकी प्रोटॉन थी, आपको एक प्रोटॉन चाहिए था, बढ़ते गए आपको नंबर ऑफ प्रोटॉन्स आपके बढ़ते गए, ठीक है ना। द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल्स इन द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड आर जस्ट अपोजिट ऑफ कैनाल रेज, ठीक है ना। फोर्थ पॉइंट हो गया इसका एकदम अपोजिट। क्यों, क्योंकि ये पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स है, और पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फ्लो होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर प्लस से माइनस होता है, सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, माइनस से प्लस होता है हमेशा, ठीक है ना, माइनस से प्लस होता है। तो यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जाएगा, उल्टा उल्टा बता रहा हूँ क्या, एक मिनट, हाँ सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ से प्लस से माइनस जाता है, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है यहाँ पर, नीचे की डायरेक्शन में है, ठीक है ना। मान लो ये मैंने अब क्या करा, इसमें कैनाल रे फ्लो करा रहा हूँ, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब नीचे की डायरेक्शन में है, तो ये जो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल जाएगा वो भी नीचे की डायरेक्शन में ही जाएगा। जिस फील्ड में, जिस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होती है उसी की तरफ प्रोटॉन जाता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या जाता है, एकदम अपोजिट डायरेक्शन में जाता है, ठीक है ना। और मैग्नेटिक फील्ड जैसे अगर मान लो ऐसे था तो इलेक्ट्रॉन नीचे जा रहा था, तो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा तो अब प्रोटॉन की तरफ कब जाएगा, कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा। मतलब अगर मेरी ये एक्चुअल जो नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, जब मैंने जो इसमें एक्चुअल नॉर्थ और साउथ लिखा हुआ है, उस नॉर्थ और साउथ में क्या हो जाएगा, ये नीचे की तरफ जाएगा, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन ऊपर की तरफ जा रहा था, क्या प्रोटॉन क्या जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, क्योंकि इसका जस्ट चार्ज क्या है, अपोजिट है, ठीक है ना। तो स्मॉलेस्ट एंड लाइटेस्ट पॉजिटिव आयन वॉज ऑब्टेन फ्रॉम हाइड्रोजन, ठीक है ना। ये आपको समझ में आ रहा है क्यों आएगा हाइड्रोजन से, क्योंकि हाइड्रोजन में सिर्फ एक ही प्रोटॉन है, ठीक है ना। और उसको क्या बोल दिया उन्होंने, उसको उन्होंने प्रोटॉन बोला। जो तो हाइड्रोजन से जो भी कैनाल रे आई, ठीक है ना, कैनाल रे बाय हाइड्रोजन वॉज टर्म्ड एज प्रोटॉन, ठीक है ना। तो अभी तक आपने 3 पॉइंट लिखे थे, चौथा पॉइंट भी आप लिख लेंगे। चौथा पॉइंट था द बिहेवियर ऑफ दिस पार्टिकल इन द मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज जस्ट अपोजिट टू दैट ऑफ ऑब्जर्व्ड फॉर द इलेक्ट्रॉन। मतलब इलेक्ट्रॉन के लिए जो मैंने ऑब्जर्व किया था उसके जस्ट अपोजिट होगी बेटा, जस्ट अपोजिट होगी, ठीक है ना। और कैनाल रे जो होगी, वो जो सबसे लाइटेस्ट मेरे को मिलेगी, वो मिलेगी हाइड्रोजन एटम में, और हाइड्रोजन एटम में सिर्फ एक प्रोटॉन होता है, हमें पता होता है, ठीक है ना। इसलिए उसको कहा गया, सिर्फ उसको कहा गया, उसको प्रोटॉन कहा गया, ठीक है ना। क्योंकि वो सबसे हल्का था, इसलिए उसको उन्होंने क्या नाम दे दिया, प्रोटॉन दे दिया नाम, ठीक है ना, ठीक है ना। तो तो इस पार्टिकल को डिस्कवर किसने किया था बेटा, जेम्स चैडविक ने, हाँ चैडविक ने डिस्कवर किया था। तो प्रोटॉन्स को किसने करा था, चैडविक ने। किसने बेटा, चैडविक ने किया था। और कौन सी ईयर में किया था, 1932 में, ठीक है ना। प्रॉपरली 1932 में बताया था। ये पहला एक्सपेरिमेंट 1919 में कर लिया था, लेकिन 1932 में उन्होंने बताया कि हाँ प्रोटॉन नाम की भी एक चीज़ होती है, ठीक है ना। और उन्होंने क्या किया, ये सब पता किया। थिन शीट ऑफ बेरिलियम को अल्फा पार्टिकल्स से, जब उसने अल्फा पार्टिकल्स के क्या किया,
बॉम्बार्ड किया, ठीक है ना। जैसे हमने हीलियम के एटम को बॉम्बार्ड किया था, किसमें कर रहा था ये हमने, सॉरी गोल्ड शीट को बॉम्बार्ड किया था हमने, किसमें किया था, रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट में किया था। चैडविक ने क्या किया था, चैडविक ने बेरिलियम की शीट ली थी और उसको क्या किया, उस पर अल्फा पार्टिकल्स बॉम्बार्ड किए थे, ठीक है ना। और उसे फिर तब पता चला था कि इसको क्या कहते हैं हम लोग, प्रोटॉन्स कहते हैं, ठीक है ना। और उसने फिर क्या किया, तो उन्होंने इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल पार्टिकल्स के बारे में बात करी, जिनका मास जो था वो बहुत ही हल्के से ज़्यादा था, किससे, प्रोटॉन से ज़्यादा था, ठीक है ना, बहुत ही हल्का सा प्रोटॉन से ज़्यादा था। उनका नाम क्या दिया बेटा, न्यूट्रॉन्स दिया, नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन्स दिया, ठीक है ना। और इनका पार्टिकल्स का नाम क्या दिया, न्यूट्रॉन्स, ठीक है ना। ये भी चैडविक नहीं दिया, ठीक है ना, ये भी, सॉरी न्यूट्रॉन्स तो लिखा हुआ ऑलरेडी, ये भी किसने दिया बेटा, चैडविक नहीं दिया, ये भी किसने दिया, चैडविक नहीं दिया। द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज, ठीक है ना, ऑफ दिस फंडामेंटल पार्टिकल्स आर गिवन इन, एक हम टेबल देखेंगे, ठीक है ना, नेक्स्ट पेज पे है आपके बुक के, मतलब आपकी बुक पे कौन से पेज पे है, 6th पेज पे, नहीं सॉरी 33rd पेज पे है आपकी, एक प्रॉपर्टी दी हुई, एक टेबल दी हुई है, उसमें प्रॉपर्टीज़ के बारे में बता रखा है। मतलब प्रॉपर्टीज़ मतलब इसका मास, इस पे चार्ज, ठीक है ना, इस पे चार्ज और एटॉमिक यूनिट के बारे में बात करी हुई है। तो पहले हम क्या करेंगे, हम पहले एटॉमिक यूनिट के बारे में बात करेंगे और एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करेंगे थोड़ा सा, ठीक है ना। तो हमने क्या करा, जो भी इनका मास आया, जो भी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास था, वो लगभग कितना था, बराबर था। प्रोटॉन्स का मास और न्यूट्रॉन्स का मास लगभग बराबर था, ठीक है ना। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास लगभग बराबर था, लेकिन एकदम इक्वल नहीं था, कुछ फ़र्क था इसमें। और न्यूट्रॉन का मास थोड़ा सा ज़्यादा था, लेकिन इसको इजी करने के लिए उन्होंने क्या किया, इसके मास को भी 1 मान लिया और इसके मास को भी 1 मान लिया, ठीक है ना। उस मास की वैल्यू भी मैं आपको बताता हूँ, और ये यू क्या होता है ये बताता हूँ, ठीक है ना। ये आपने शायद पढ़ा भी हो, ठीक है ना, आपने शायद ये पढ़ा भी हो, कौन सी क्लास में, छोटी क्लासेस यानी कि 10th में पढ़ा होगा, पिछली क्लासेस में आपने पढ़ा होगा, हो सकता है पढ़ा हो, ठीक है ना। तो यू क्या होता है बेटा, एटॉमिक मास यूनिट। इसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ मैं आपको। इसको AMU लिखते हैं, ठीक है ना, और डिनोट किया जाता है यू से, इसको AMU बोलते हैं और इसको यू से डिनोट किया जाता है। यू का मतलब होता है, तो 1U जो होता है, मेरा 1U होता है, वो बराबर होता है मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन, ठीक है ना। मास ऑफ 1 प्रोटॉन और मास ऑफ 1 न्यूट्रॉन इसके बराबर होता है, ठीक है ना। इन दोनों में से कोई बात लिखो, बात सेम है, ठीक है ना, क्योंकि हमने मान लिया है कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास लगभग बराबर है, ठीक है ना, लगभग बराबर है। तो अभी इसके बाद हम कुछ पढ़ते हैं, इसके बाद हम पढ़ेंगे कुछ, पहले इनके बारे में, प्रॉपर्टीज़ के बारे में डाल लेते हैं कि क्या है इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन की प्रॉपर्टी, ठीक है ना। तो मास तो हमें समझ में आ गया, ठीक है ना। तो इसका मास लगभग कितना होता है, 1U किसके बराबर होता है, 1U होता है 1.6726216 इंटू 10⁻⁻27 kg, और ये लगभग हमारा इसके बराबर होता है। और अगर मैं आपको इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मास बताऊं, मास ऑफ प्रोटॉन बताऊं, तो आएगा 1.6726216 इंटू 10⁻⁻27 kg, ठीक है ना। और मास ऑफ न्यूट्रॉन बताऊं तो मैं क्या आ जाएगा आपका, मास ऑफ न्यूट्रॉन आएगा 1.674,927 इंटू 10⁻⁻27। अगर आप 2 डिजिट तक देखोगे तो लगभग 3 डिजिट तक भी नंबर कितना है आपका, लगभग सेम है, 1.67, ठीक है ना, ठीक है ना। ये बात समझ में आ रही है। और ये 10⁻⁻27 लिखा हुआ है ना ऊपर, तो इसका समझ में आ रहा होगा कितना छोटा है। मेरा इलेक्ट्रॉन का मास कितना था, इलेक्ट्रॉन का मास था 9.1 इंटू 10⁻31 kg, ठीक है ना। अगर मैं कंपैरिजन करूँ, अब मैं कंपैरिजन दिखाता हूँ, तो ये कितने डिजिट का डिफरेंस है, 10⁻⁴ का डिफरेंस है नहीं है।
इसको 0.9 को अंदर ले जाऊँ तो कितना आ जाएगा, 0.9 इंटू 10⁻⁻30 आ जाएगा, मान लो ऐसे ऐसे कर लो, ठीक है ना। तो कितना डिफरेंस है, 3 का डिफरेंस है। तो अगर मैं इसको 0 मान लूँ तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये कितना होगा, ये वैल्यू होगी 1674, ठीक है ना। और ये वैल्यू होगी, ये वैल्यू होगी, इसमें 10⁻27 करने की कोशिश करते तो आ जाएगी वैल्यू मेरी, क्या आ जाएगी ना, सॉरी ये 10⁻−30 पे लिख दिया मैंने, तो ये कितनी वैल्यू आई, 0.911। तो ये नंबर और ये नंबर का कोई कंपैरिजन है, आप ये बताओ मेरे को, आप खुद समझो कि 1.7674 और 0.911 इसका कोई कंपैरिजन है क्या। हम 0.911 को इसके सामने नेग्लिजिबल मान सकते हैं, यस मान सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल आप कुछ चीज़ सामान लेने गए, ठीक है ना, आपका बिल बना 1674.911 रुपीज़। तो अगर आप उसको 1674 या 75 रुपीज़ दे दोगे, चाहे 74 दे दो चाहे 75 दे दो, क्या आपको फ़र्क पड़ेगा 1 रुपये से, नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। क्या वो 0.911 की 1 रुपये के सामने कोई वैल्यू है, नहीं है, ठीक है ना। इस 1600 की वैल्यू के रुपीज़ के सामने कोई 1 रुपीज़ की कोई वैल्यू है, नहीं है, बहुत छोटी वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे में हम क्या करते हैं, इस मास को क्या मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं, नेग्लिजिबल मानते हैं। तो इनका मास अगर हम 1 U मान लेते हैं तो इसका मास क्या हो जाएगा बेटा मेरा, 0.0009 U, ठीक है ना। तो इसको आप लगभग अप्रॉक्सीमेटली कितना मानते हो, 0 U ही मानते हो। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या मान लेते हैं हम, 0 U मानते हैं। लेकिन जब हम कंसिडरेशन में लेंगे किसी भी ऑब्जेक्ट को तो हम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन उसमें बाद में कंसिडर करेंगे जब पूछा जाएगा, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या माना जाता है, हमेशा 0 माना जाता है। तो ये बात समझ में आ रही है। तो देखो टेबल की प्रॉपर्टीज देखेंगे, टेबल देखेंगे, इलेक्ट्रॉन का सिंबल होता है E, ठीक है ना। प्रोटॉन का सिंबल होता है कैपिटल P और न्यूट्रॉन का सिंबल होता है स्मॉल n, ठीक है ना, स्मॉल n, स्मॉल e और कैपिटल P, ठीक है ना, कैपिटल P, ठीक है ना। सेकंड थिंग इज चार्ज कितना होता है, इस पे चार्ज होता है -1.6, इस पे चार्ज कितना होता है बेटा -1.6, इस पे चार्ज कितना होता है +1.6, इस पे चार्ज कितना होता है 0, ठीक है ना। चार्ज इसका 0 होगा, इन पे प्लस और माइनस में होगा, ठीक है ना। 1.60 10⁻−19 कूलम, ठीक है ना, इतना लिखा हुआ है। नेक्स्ट इसका है रिलेटिव चार्ज, अगर हम देखेंगे तो इसका चार्ज हम मान लेते हैं +1, इसका मान लेते हैं -1 और इसका 0, ठीक है ना। तीसरी चीज़ मास के बारे में मैंने बताया, ये दोनों का मास है, इसको 1 U बोलते हैं, इसको 0 U बोलते हैं। इसका मास कितना होता है 9.11 × 10⁻13 kg। तो U में अगर मैं मास देखूँ तो मैं इतना मास लिख सकता हूँ। और अप्रॉक्सीमेट मास कितना है बेटा इसका, अप्रॉक्सीमेट क्या है, सॉरी 0.54 है, ठीक है ना। इसका 0 है, इसका 1 है, इसका 1 है, दोनों का 1 है मत और इसका 0 मास है, ठीक है ना। तो जब भी हम कंसिडरेशन में लेते हैं, जब भी हम वैल्यू निकालते हैं तो हम ऐसे लिखते हैं। इसीलिए जो आपका न्यूक्लियस होता है उसमें सारा ही मास होता है, सारा का सारा मास जो होता है किसमें होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है। किसमें होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स का मास बहुत कम होता है जो चारों ओर फैले होते हैं। तो सारा का सारा एटम का मास का होता है बेटा, न्यूक्लियस में होता है, क्योंकि उसी में दोनों एंटिटी होती हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, जिनके पास मास है। बाकी इलेक्ट्रॉन जिसके पास मास बहुत कम है वो चारों ओर घूम रहा होता है, ठीक है ना। तो एटॉमिक मास हम सिर्फ क्या करते हैं, न्यूट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की वैल्यू को ऐड करके आंसर निकाल देते हैं, वही एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना, वही एटॉमिक मास होता है, ठीक है ना। तो देखते हैं अब एटॉमिक मॉडल कैसे बनाया गया है। एटॉमिक मॉडल के बारे में बात करते हैं। तो एटॉमिक मॉडल कैसे बनते हैं बेटा, देखते हैं। एटॉमिक मॉडल क्यों चाहिए था, ये समझने के लिए कि हाउ द एटम इज स्टेबल, पहली बात, ठीक है ना, कि स्टेबिलिटी क्या है। तो पहली ये एटॉमिक मॉडल क्यों आया, क्यों बना सोचना था हमें, क्योंकि हमें स्टेबिलिटी के बारे में पता करना था कि हाउ कैन वी डिफाइन द स्टेबिलिटी ऑफ एलिमेंट, एटम, ठीक है ना। और क्या करना है, अगर हमें एलिमेंट की फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करना है कि उनका बिहेवियर कैसा होगा, टू जज the behavior of physical and chemical properties। तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी, ये कैसे पता चलेगा हमें। देखो
अगर मेरे को न्यूट्रॉन इलेक्ट्रॉन के बारे में पता है उसमें कितने हैं क्या है, तो मैं बता सकता हूँ उसका मास कितना है। और फिजिकल प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करती है, मास पे डिपेंड करती है। अगर मेरे को उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स पता है तो मैं उसकी वैलेंसी बता सकता हूँ, और वैलेंसी पे क्या डिपेंड करेगी, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ करेगी, ठीक है ना। तो सब बातें मैं क्या उसके एक एटॉमिक मॉडल जैसा होगा उसका, उसको देख के मैं बता सकता हूँ उसका नेचर कैसा होगा, कि वो पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है। ये जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती है, मटेरियल की प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ये आपको पता होगा कि पैरामैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक, फेरीमैग्नेटिक, एंटी फेरोमैग्नेटिक, ये 5 तरह की प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो एक मटेरियल शो करता है, ठीक है ना। कंडक्टिव नेचर, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ही, और क्या कहते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी, इन सब के बारे में होता है कि ये कंडक्टर होगा, इंसुलेटर होगा। ये सब कैसे पता चलेगा, उसके एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर देखकर आप बता सकते हो कि ये है, ये करेगा या नहीं करेगा, ठीक है ना। मेटल्स करते हैं, नॉन मेटल्स नहीं करते हैं, क्यों, मेटल्स के पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, नॉन मेटल्स के पास कोई फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होता कि वो चार्ज को फ्लो कर पाए, ठीक है ना। तो ये सब बातें हमें, सब बातें कैसे पता चलती है, एटॉमिक मॉडल को देख के पता चलती है कि क्या, और ये फ़ायदा है हमारा एटॉमिक मॉडल को पढ़ने का। तो हमें इसलिए एटॉमिक मॉडल के बारे में पढ़ना था, जब हमें ये सब इन सब बातों के बारे में पता चला। क्योंकि एटम के बारे में पढ़ रहे थे, तो एटम के बारे में देखेंगे, और क्या देखेंगे, ठीक है। टू एक्सप्लेन द काइंड ऑफ फॉर्मुलेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स, किसके मॉलिक्यूल्स कैसे कैसे बनेंगे। जैसे आपने देखा होगा Fe2O3 बनता है, Fe3O4 भी बनता है, वो क्यों बन रहा है, इसके बारे में बात करने के लिए हमें उसको एटॉमिक मॉडल को पढ़ना पड़ेगा। तभी तो अब जब तक हमें फेरस आयरन का एटॉमिक मॉडल के बारे में नहीं पता चलेगा, हम लोग कैसे बता पाएंगे कि Fe2O3 बन रहा है या Fe3O4 बनेगा, वो कौन सी वैलेंसी शो करेगा, ये हमें तब तक नहीं पता चलेगा जब तक आप क्या करोगे, आप ये पता नहीं करोगे उसका मॉडल कैसा है, ठीक है ना। तो मॉडल जैसे पता चलेगा कि अच्छा इसके इलेक्ट्रॉन्स ऐसा बिहेवियर करते हैं, ये शो करते हैं बिहेवियर, तो आपको समझ में आ जाएगा अच्छा आयरन ऐसे बिहेव कर रहा है। और फाइनल फोर्थ थिंग इज़ ये बताने के लिए कि कैरेक्टरिस्टिक कैसे हैं उनके अलग अलग रेडिएशंस के ऊपर, ठीक है ना। टू अंडरस्टैंड द ओरिजिनल नेचर ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एब्जॉर्ब्ड एंड एमिटेड बाय द एटम्स, ठीक है ना। कि कोई एटम कौन सी रेडिएशंस को एब्जॉर्ब कर सकता है, कौन सी रेडिएशन को रिलीज कर सकता है, ये पता करने के लिए हमें एटॉमिक मॉडल चाहिए, ठीक है ना। तो अभी आपको ये सब समझ नहीं आ रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे मैं आपको मॉडल्स के बारे में बताऊंगा, जैसे जैसे मैं आपको जो जो मॉडल्स आते गए वो सब बताऊंगा। जैसे आपने पहले पढ़े हुए हैं, थॉमसन मॉडल पढ़ा है, रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा है, नील बोर मॉडल पढ़ा है, तो अभी जितने भी मॉडल्स हैं वो मैं आपको बताऊँगा, और उसमें ये बताऊँगा कि क्या सोचा उन्होंने, कैसे आया, जो भी आया उससे हमें क्या नई जानकारी मिली, ठीक है ना, क्या क्या जानकारी मिली। तो हमें 4 चीज़ें ध्यान रखनी है, स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, स्टेबिलिटी, प्रॉपर्टीज़, ठीक है ना, फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, कैसा होगा फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड्स, ठीक है ना, और चौथा है रेडिएशंस एमिटेड एंड एब्जॉर्ब्ड, ठीक है ना। तो बेटा क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है ना। थैंक यू।